का स्वागत करें। तो आज बिलासपुर में विकास की गारंटी की बात साधना न्यूज के साथ कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान जिनका इंतजार आप सभी को था, सभी सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनका मैं तहे दिल से यहाँ पे शुक्रिया करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो आपने जो बीड़ा उठाया छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी ने बनाया है और आप ही की पार्टी संवारेगी, इस मूल्य वाक्य के साथ जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी के, एक आपने जिम्मेदारी ली, उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और उस निर्वहन का जो रिजल्ट है सबके सामने है। इन चुनौतियों को समझना चाहेंगे उप मुख्यमंत्री जी आपके जरिए। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम, जय जोहार। ये बहुत अच्छी चर्चा आपने रखी है और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ क्षेत्र को होने वाला है। मैं आपको बधाई देता हूं। ये हमारा छत्तीसगढ़ बहुत प्यारा प्रदेश, भगवान की असीम कृपा छत्तीसगढ़ पर है। यहां प्रकृति ने सब कुछ दिया है छत्तीसगढ़ को। बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े जंगल, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार, और सबसे बड़ी बात यहां के बहुत ही सीधे साधे, भोले भाले, ईमानदार और मेहनती लोग। इतनी बड़ी ताकत छत्तीसगढ़ की है। पर लंबे समय तक 50-60 सालों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का केवल शोषण किया, केवल शोषण किया, उपेक्षा किया और दिया क्या? तो भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, बेकारी, बीमारी, यही सब कांग्रेस की सरकारों ने छत्तीसगढ़ को दिया। छत्तीसगढ़ का शोषण किया। पर छत्तीसगढ़ की जो ताकत है, उस ताकत को किसी ने पहचाना, किसी ने जाना, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जाना। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाना। और 1/11/2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य का हमने निर्माण किया। 15 साल इस बीच हमारी सरकार थी और इन 15 सालों में हमारी सरकार ने जो काम किए, छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरों का सुव्यवस्थित विकास का सिलसिला प्रारंभ किया। कोई गरीब भूखा ना सोए, इसका इंतजाम किया। लोगों को मुफ्त में इलाज मिले, इसकी चिंता की। पर दुर्भाग्य से 2018 में फिर कांग्रेस आ गई और कांग्रेस ने 5 सालों में फिर छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी। और इसलिए हमने कहा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। क्योंकि कांग्रेस सरकार में आने के बाद न कांग्रेस पार्टी की सरकार को जनता से मतलब होता है, न प्रदेश से मतलब होता है, न देश से मतलब होता है। केवल मैं और मेरा परिवार
मेरे लोग, उनकी ही चिंता कांग्रेस की सरकार में होती है। और ये हमने प्रत्यक्ष रूप से अभी 5 सालों में छत्तीसगढ़ में देखा। और इसलिए हमने कहा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ में वो क्षमता है, वो ताकत है कि यदि योजना बनाकर काम किया जाए, सुशासन हो, तो छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। और आपने अभी अवार्ड भी लिया स्वच्छता में, और उस समय उस मंच पे आप भी मौजूद थे। गौरवान्वित महसूस आदमी करता है कि जब किसी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम हो। निश्चित रूप से स्वच्छता में 6 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले। और जब 15 अगस्त 2014 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया, तब यही हमारे विपक्ष के मित्रों ने मजाक उड़ाया। और आज स्वच्छता जन आंदोलन बन गया है। कैसे लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक हुए हैं, कैसे देश हमारा स्वच्छ बन रहा है। और आप इस बात की कल्पना करें कि खुले में शौच से मुक्ति पाने के बाद जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनकी रिपोर्ट बताती है कि बीमारियां कम हुई है, लोग बीमार कम पड़ रहे हैं। यह स्वच्छता के कारण है। एक तरफ स्वच्छता, साफ सुंदर हमारा शहर दिखे, हमारा गांव दिखे, हमारा प्रदेश दिखे, और स्वच्छता के कारण बीमारी कम हुई है। तो ये बड़ा काम हुआ। इसलिए जब राष्ट्रपति जी के हाथों हमें पुरस्कार मिला, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो गौरव का क्षण था, ऐतिहासिक क्षण था। मजाक की आपने बात कही, लेकिन इन दिनों एक और मजाक विपक्ष कर रही है। जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, राम मंदिर रायपुर में मुख्यमंत्री जी पहुंचे, तमाम देवालयों में, तमाम तीर्थ स्थानों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया सभी से, और सभी सुरक्षा से जुड़े। लेकिन विपक्ष अभी भी मजाकिया मूड में है, न्योता मिलते हुए भी वो नहीं जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का रुख शुरू से स्पष्ट है, और कोई ये उम्मीद करे कि वे श्रद्धा से, भक्ति से भगवान राम को मानेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया, राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, और अब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का निमंत्रण अस्वीकार किया। तो कांग्रेस पार्टी का रुख बहुत स्पष्ट है कि वो राम को मानते नहीं है और राम के शरण में उन्हें जाना नहीं है। हाँ, ये जरूर करते हैं जब चुनाव नजदीक आता है तो जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर चक्कर जरूर काट लेंगे, पर बाकी समय में राम के प्रति उनकी श्रद्धा और निष्ठा नहीं है। पर जैसे अभी कांग्रेस ने ऐलान किया, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने, कि 22 तारीख को हम हनुमान चालीसा करेंगे, पाठ करेंगे, तो अभी भी आना है राम के शरण में तो श्रद्धा से आए, आस्था से आए, दिखावा के लिए, राजनीति के लिए ना आए। चलिए, एक और प्रसंग कि इन दिनों जिस तरह से इसमें काफी सियासत हो रही है और न्योता मिलने के बावजूद नहीं जा रहे हैं, और पीएम मोदी लगातार पूरे देश में इसे अनुष्ठान के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ पिछली सरकार में, और अभी 2 दिन पहले ही इसमें यह हुआ कि राम वन गमन परिपत्र में घोटाले हुए हैं, तो एक समय एक चर्चा चलती थी कि कांग्रेस के राम, कौशल्या के राम, बीजेपी के राम, ये रामों के इतने का वर्गीकरण क्यों हो गया?
देखिए, राम तो सभी के हैं जी। और राम इस देश के कण कण में समाया हुआ है, जन जन में समाये हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में तो भगवान राम के प्रति आस्था और श्रद्धा बहुत प्राचीन काल से रही है। भगवान राम वनवास के दौरान एक बड़ा समय छत्तीसगढ़ की इस धरती पर उन्होंने बिताया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में नवधा रामायण, अखंड रामायण, राम कथा, इसका प्रचलन है। करीब करीब हर गांव में और शहर के हर मोहल्ले में ये नवधा रामायण का आयोजन होता है। और इसलिए राम के प्रति आस्था और श्रद्धा छत्तीसगढ़ के घर घर में, गली गली में, गांव गांव में है। कांग्रेस पार्टी राम के लिए, जैसे मैंने कहा, ये वोट जब चाहिए होता है तो राम के दरबार पे चले जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, और बाकी समय राम का विरोध करते हैं। तो ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस, राहुल गांधी जी आ रहे हैं न्याय यात्रा लेकर छत्तीसगढ़ में, 7 लोकसभा सीटों से गुजरेंगे। यहां क्या न्याय मांगने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? जिस पार्टी ने हमेशा देश के साथ, प्रदेश के साथ, जनता के साथ अन्याय किया हो, न्याय यात्रा निकाले, ये तो किसी के गले उतर नहीं सकता है। पर कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, अपने काम, अपने कार्यक्रम करने का उनका अधिकार है। पर देश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है, तीसरी बार देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का निर्णय देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। चलिए, एक समय था जब 2014 में मैंने भी कुछ कैंपेन अटेंड किए थे, जब चाय पे चर्चा चलती थी, और चूंकि कार्यक्रम पहले आपकी तलब भी थी, तो मैं सोचा कि चलिए कॉफी पे चर्चा हो जाए, चाय पे चर्चा हो जाए, तो चाय की चुस्की के साथ भी गर्माहट आ जाएगी इस बातचीत में। और आपसे गुजारिश है कि इस कार्यक्रम में जो भी हम बातचीत कर पा रहे हैं, चाहे राजनीतिक पहलू है, चाहे विकास के कार्यों के हो, तो विकास की गारंटी की बात साधना न्यूज के साथ, गारंटी शब्द का जिक्र बार बार हो रहा है माननीय मंत्री जी, और इसमें मोदी जी की गारंटी, जिसको लेकर आपकी सरकार प्रतिबद्ध है, रामराज की कल्पना को किस तरह साकार कर पाएंगे इन गारंटियों के साथ? मैं बहुत पीछे आपको नहीं ले जाना चाहता। राम राज्य की कल्पना को कैसे भारतीय जनता पार्टी साकार करती है, मैं आपको भूमिका बनाते हुए बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे 2 वैचारिक नेता रहे हैं, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ के काम को आगे बढ़ाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेगा, इस विषय को लेकर उन्होंने आंदोलन चलाया, अभियान चलाया, और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी शहादत हुई। और आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस विषय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने खून से सींचा,
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान से 370 को समाप्त किया। ये विचारधारा वाली पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका वैचारिक अनुष्ठान क्या है? एकात्म मानववाद, मतलब समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति जो वंचित हैं, गरीब हैं, सुविधा विहीन है, उनकी सेवा करने का, सरकार उनके जीवन में परिवर्तन करे, और इसलिए वो अंत्योदय का सिद्धांत उन्होंने दिया। और मुझे कहते हुए ये गर्व होता है कि आप पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कामों को देखें आप, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मैं इस बात को भी पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई एक राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद अपने विचारधारा के अनुरूप काम करती है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है, केवल भारतीय जनता पार्टी। एकात्म मानववाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार हमारे लिए केवल हमारे पार्टी के संविधान का या सिद्धांत का विषय नहीं है। सरकार आती है तो हम उसे इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। आप इसके उदाहरण में बता सकता हूं आपको। हर गरीब का अपना स्वयं का घर हो, झोपड़ी में रहने वाले लोग, उनको पक्का मकान मिले, ये गरीबों की सेवा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा के अनुरूप है। हर गरीब का घर में शौचालय हो, हमारी माताएं बहनें सम्मान से जी सके, यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा है। और इसलिए विचारधारा पर चलना, विचारधारा के अनुरूप सरकार की योजना बना के काम करना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। और इसलिए विचारधारा के अनुरूप सरकार को चलाना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो सकता है। मैं आपको बहुत विस्तार से भी ये विषय बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उतना विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं होगा। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि हम विचारधारा पर चलने वाली राजनीतिक दल हैं। हमारी सरकार बनने पर अपने विचारधारा के अनुरूप देश की जनता की सेवा करना, देश को उस अनुरूप आगे बढ़ाना, ये हमने किया है। आज एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गांव, गरीब, किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, कितना बड़ा काम। यूं ही नहीं होता ये आंकड़ा, इन आंकड़ों में परिवर्तन यूं ही नहीं होता है, धरातल पे काम दिखता है। 4 करोड़ परिवार को प्रधानमंत्री आवास दे देना, लोगों को सुरक्षा, स्वास्थ्य की गारंटी दे देना, 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज। एक गरीब से पूछिए, जब उसके परिवार का एक सदस्य बीमार होता है, उसके बर्तन बिक जाते थे, घर बिक जाता था, मकान, सड़क पे आ जाता था वो परिवार। उनकी चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की और उनको सम्मान से जीने का हक दिया। ये होता है विचारधारा पे काम करना, जनता की सेवा करने वाली सरकार। जनता की सेवा तो हर पार्टी चाहती है कि वो जनता की सेवा करे, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी, होता यह है कि एक समय सीमा में काम नहीं हो पाता है। अभी आप विभागीय समीक्षा भी कर रहे थे तो आपने समय सीमा का जिक्र किया
पिछली बार की सरकार इसलिए चली गई कि पीएम आवास योजना को लेकर क्या स्थिति रही, और उस समय के जो विभागीय मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा भी दिया था उस विभाग से। आपको नहीं लगता कि ये योजनाएं बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए किसी भी काम के लिए? आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार काम कर रही है, हर एक योजना का समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित है। चाहे वो हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम 2024 तक का समय निर्धारित है, प्रधानमंत्री आवास के लिए समय निर्धारित था। पर देखिए, जब देश में 2 राज्य सरकारें केवल ऐसी थी जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास के काम को रोका, एक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, दूसरी टीएमसी की पश्चिम बंगाल की सरकार। और आपने कहा कि हर सरकार जनता का काम करना चाहती है। जनता के हित में काम करना होता तो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में कहती कि साहब आप मुझे और प्रधानमंत्री आवास दीजिए, मुझे अपने लोगों को और देना है, आपने जो दिया है वो कम पड़ रहा है। तब लगता कि हाँ, जनता की चिंता कर रहे हो। जो मोदी जी दे रहे थे उनको भी नहीं लिया। ये जनता के हित का निर्णय नहीं है, तो इसलिए तो वो बाहर हो गए सरकार से। देखिए, जो जनता के इच्छा और आकांक्षा के विपरीत, जनता के हितों के विपरीत जो काम करेगा, जनता उनको इसी तरह से सबक सिखाएगी। लेकिन वो गलत फहमी में थे, वो आखिरी दिन तक मान नहीं रहे थे कि हमारी सरकार जाने वाली है। लेकिन आपसे जब भी बात होती थी तो आप तो बहुत आश्वस्त और कॉन्फिडेंस के साथ और गारंटी के साथ कहते थे कि बीजेपी की सरकार आ रही है। अब मैं हमेशा मैंने कहा कि किसी भी स्थिति में, हर हालत में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मैं शुरू दिन से बोलता था। अब मुझसे पूछेंगे कि इसके पीछे आधार क्या है। मैं आपसे कह सकता हूं, मैं आम व्यक्ति हूं, गांव से भी मेरा नाता है, शहर से भी नाता है, आम लोगों से मैं मिलता हूं। मैं सोचता था कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उस सरकार को रिपीट करना चाहेंगे। एक भी ऐसा काम उस सरकार ने नहीं किया था कि छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें दोबारा सत्ता पर लेकर आए। और ये छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली है, लेकिन समझदार भी है। आप छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रम में डालकर उनका वोट हासिल कर पाएंगे, ऐसा मानना कांग्रेस को भारी पड़ा है। चलिए, गारंटी का जिक्र करते हैं। और आपने ठीक है आवास की गारंटी पूरी कर दी। इसमें आपने पीएससी घोटाला, जो बिलासपुर में यहाँ की युवा काफी उद्वेलित थे, न्यायधानी के साथ साथ में एजुकेशन हब भी है, उसकी सीबीआई जांच की भी बात कर दी। गारंटी की श्रृंखला में अगला कदम क्या होगा आपकी सरकार का? देखिए, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? मोदी की गारंटी मतलब गारंटी को पूरा करने की गारंटी। ये मोदी गारंटी। और हमारी सरकार बनने के दूसरे दिन से ही हमने मोदी की गारंटी को पूरा करने की शुरुआत कर दिया। कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय कर दिया कि हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देंगे। 18 लाख परिवार उनको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, ये निर्णय कर दिया। हमने निर्णय कर दिया और दे भी दिया। 12 लाख से अधिक किसानों को
उनका 2 साल पुराना रुका हुआ बोनस की राशि 3,716 करोड़ रुपए 25 दिसंबर को देने का वादा किया था, 25 दिसंबर को दे दिया, किसानों के खाते में पहुंचा दिया। और 25 दिसंबर क्यों तय किया था? 25 दिसंबर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, जन्म जयंती। इसलिए वो शुभ दिन चुना कि हम 12 लाख किसानों को उनका 2 साल का पुराना रुका हुआ बोनस देंगे। अब ये 2 साल का पुराना रुका हुआ बोनस जिसे देने का वायदा कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में किया था, और कहां पर था ये वादा? पहले नंबर पर। पहले नंबर का वादा 5 साल में पूरा नहीं हुआ, 5 साल में नहीं हुआ, और हमने कितने दिन में कर दिया? 15 दिन में पूरा कर दिया। ये अंतर है सरकार का, ये नीयत का अंतर है, ये सोच का अंतर है, ये सरकार में अंतर है। हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं, और जनता के हित में सोचने और करने वाले लोग हैं। जनता को लूटने वाले कोई और होंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ और पिछली सरकार में 36 वादों पे काफी चर्चा होती रही। कोई बोलता था 36 में से 22 वादे पूरे हो गए, कोई बोलता था 36 में 33 वादे पूरे हो गए, कोई बोलता 36 में 36 वादे पूरे हो गए। आज छत्तीसगढ़ में और यहाँ पे आपकी सरकार का 36वां दिन है। छत्तीसगढ़ 36 दिन। कांग्रेस पार्टी ने तो एक भी वायदे पूरा नहीं किया था, और छत्तीसगढ़ की जनता ने उसकी सजा भी दी उनको, और वो 36 भी नहीं पहुंच पाए, वो 36 भी नहीं पहुंच पाए। 75 पार का बड़ा बड़ा दावा, और 36 भी नहीं पहुंच पाए। पर मैं आपसे कह सकता हूं कि मोदी की गारंटी का एक एक वायदा हम पूरा करेंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे अन्य हमारे कोई मांग हो, अन्य कोई हमारी घोषणा हो, एक एक घोषणा को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी उस गारंटी के पूरा होने की गारंटी। चलिए, अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव में बिलासपुर के संदर्भ में कुछ चर्चा कर लें। लगातार चर्चा चल रही थी, सचिन यादव जी भी हैं, एजुकेशन से उन्होंने अच्छी बातें रखी। बात ये हुई कि बिलासपुर को न्यायधानी के तौर पर समझा जाता है पूरे देश में, लेकिन अब बिलासपुर एजुकेशन हब के तौर पर भी विकसित हो रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर किसी को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करना है तो वो बिलासपुर ही आता है। इस और आपकी कुछ तैयारियां, कुछ आगे की रणनीति? देखिए, आज आपने बात बिलासपुर की है जी। आज बिलासपुर में जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं, आप एक एक उपलब्धियों को छाटेंगे तो आपको मिलेगा कि सारी बड़ी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की देन है। सारी बड़ी उपलब्धियां। कांग्रेस वर्षों तक देश और प्रदेश में राज किया। कांग्रेस ने बिलासपुर से बड़े बड़े मंत्री हुए, लेकिन बिलासपुर के लिए कुछ नहीं किया। आज बिलासपुर का रेलवे जोन है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज बिलासपुर को आप न्यायधानी कह पा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं आपको कितनी उपलब्धियां गिनाऊं? सारी उपलब्धियां। बिलासपुर शहर विकास में आगे बढ़ा है,
स्मार्ट सिटी में शामिल कराने वाला भारतीय जनता पार्टी है। स्मार्ट सिटी के कारण बिलासपुर में कुछ काम हुए हैं। ये 5 साल में तो बिलासपुर को खोदापुर से, गड्ढापुर से न जाने क्या क्या बना डालते। ये बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई। कांग्रेस के लोग एक उपलब्धि नहीं बता सकते बिलासपुर के लिए। ये सही है कि बिलासपुर में जितना कुछ हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था, प्रदेश के दूसरा बड़ा शहर होने के नाते वो नहीं हुआ है, पर जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करने वाली है। ये सही है कि बिलासपुर में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा बिलासपुर में हो, शिक्षा के और संस्थान आए, शिक्षा हब के रूप में स्थापित हो। बिलासपुर इस क्षेत्र की तरक्की और बेहतरी के लिए पर्यटन को बढ़ावा देके हम बिलासपुर को विकास की ओर लेकर जा सकते हैं। कुछ अच्छे उद्योग आ जाएं तो बिलासपुर की तरक्की हो। इस दिशा में हमारी सरकार पूरी गंभीर है और गंभीरता से इस दिशा में हम काम करेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है बड़ा सरल है और मुझे लगता है कि प्रदेश में आपके व्यक्तित्व की जो जनता आपके व्यक्तित्व को लेके काफी आकर्षित हुई और मुझे लगता है कि शायद इसका भरपूर फायदा पूरे पार्टी को मिला। एक शहरवासियों की तरफ से एक छोटा सा मुझे निवेदन आया था और मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो आस में होंगे कि वो सवाल हमारे तरफ से जाएगा। तो शहरवासियों का कथन है कि जो अधिकारी वर्ग है वो शहर के विकास की जब बात किया जाता है तो वो जनप्रतिनिधियों का भी नहीं सुन रहा है। थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की बात शहरवासियों की तरफ से की गई है। जी पा रहा हूं, अपनी मर्जी से कार्य करते हैं अधिकारी, इस पर्ची में लिखा हुआ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन आपको दिखेगा। अधिकारी सरकार की योजनाओं पर काम करने के लिए बाध्य है। सरकार की जो नीति बनेगी उस नीति के अनुरूप काम करने के लिए वो बाध्य है और अधिकारियों को सरकार का कहना मानना ही पड़ेगा, यह भी मैं आपसे कहता हूं। और लगातार मैं क्षेत्र के अधिकारियों से संपर्क में हूं, बातचीत मेरी होती है। मैंने उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए हैं इस दिशा में कि प्रदेश की बिलासपुर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो, बिलासपुर में अपराध में लगाम लगे, अवैध गतिविधियां जो चल रही है, चाहे शराब की अवैध बिक्री, नशे का अवैध कारोबार, जितने प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाहियां चल रही है उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही हो, ये मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। आने वाले समय में आपको अंतर दिखेगा। अधिकारी जनता और सरकार के मंशा के अनुरूप काम करते हुए आपको दिखेंगे। कुछ अहम बात उप मुख्यमंत्री जी, कुछ इस मन से कुछ महत्वपूर्ण बात आप रखना चाहेंगे आखिरी में? जिस बात से मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी उसी बात से अपनी बात खत्म करूंगा कि ये बहुत प्यारा प्रदेश है हमारा और हमारा छत्तीसगढ़ न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा प्रदेश है। एक थोड़े से हिस्से को छोड़कर काम करने की अनुकूल परिस्थितियां हैं और काम करने की बहुत गुंजाइश है, विकास की बहुत गुंजाइश है। ये संभावनाओं का प्रदेश है। यदि योजना बनाकर प्रदेश में काम किया जाए तो मुझे लगता है कि हम छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बना सकते हैं और हमारी सरकार इस दिशा में काम करेगी। रही बात बिलासपुर की,
मुंगेली और लोरमी की, तो पिछले 5 वर्षों में विकास के मामले में ये क्षेत्र उपेक्षित रहा है। इस क्षेत्र में विकास तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। आने वाले समय में आपको उन प्रयासों का नतीजा भी दिखेगा। और पिछले 5 सालों में जो पहले नारा पूरे देश में गूंजा करता था, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली में गूंजा करता था, 5 साल में वो नारे लगना बंद हो गया था। अब फिर से उस नारे को न केवल हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली में भी गुंजाएंगे। वो नारा आपको याद दिला रहा हूं, शायद आप भूल ना जाएं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये नारा फिर से एक बार गूंजेगा। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। अब छत्तीसगढ़ में अच्छी सरकार आई है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। एक सज्जन, सीधा, भोला भाला, ईमानदार और अनुभवी राजनीतिज्ञ के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सतत हमको मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हो रहा है। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाएंगे और छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। इस दिशा में हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। आपने इतना अच्छा डिबेट किया है, मैं आपकी पूरी टीम को फिर से बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सारगर्भित चर्चा के लिए और जनहित के मुद्दों पे अपनी बात रखने के लिए। मैं उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा और कुछ ऐसी हस्तियों का सम्मान करने जाएंगे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस कार्यक्रम के लिए। ओवर टू। करके एक एक करके हमारी उन विशेष हस्तियों का नाम मैं पुकारूंगा, तो वो एक एक करके जल्दी जल्दी आते जाएंगे। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं श्री राजेंद्र सिंह राजपूत जी का, डायरेक्टर डीटीसी रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स। इसके बाद श्री कमल सोनी जी, अध्यक्ष बिलासपुर सराफा संघ। डॉक्टर निर्मला द्विवेदी, लाइफ केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर निर्मला द्विवेदी जी को हम आमंत्रित करते हैं। पूजा वर्मा जी, बिलासपुर के अध्यक्ष इरशाद अली जी। प्रतीक्षा वर्मा, डॉक्टर मनोज चंद्राकर, चंद्राकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। इरशाद अली जी, जयश्री चौकसी जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला जी। पेंड्रा से हमारे बीच आए गोपाल अग्रवाल जी। डॉक्टर आकाश घोष, डॉक्टर आकाश घोष। डॉक्टर अभिषेक शाह, शाह न्यूरो क्लिनिक से डॉक्टर अभिषेक शाह। श्री अमित भूषण गौर, नर्मदांचल एकेडमी बिलासपुर से श्री अमित भूषण गौर। सबसे पहले आप
इसके बाद पुष्पराज फाउंडेशन को करवा दिया। पुष्पराज फाउंडेशन का नाम अर्जुन पांडे जी। संभाग प्रमुख साधना न्यूज। वाले अवार्ड में नाम संतोष मिश्रा जी, जिला ब्यूरो बिलासपुर। संतोष मिश्रा। अनवर हुसैन, उप संभाग प्रमुख साधना न्यूज। गोपाल अग्रवाल जी। प्रसून शर्मा। एक इनका नाम ले लो, मेरे को चिल्लाएंगे। प्रसून शर्मा, जिला ब्यूरो बीजापुर। राकेश मिश्रा, साधना न्यूज से राकेश मिश्रा। जितने भी साधना न्यूज के संवाददाता हैं, पत्रकार साथी हैं, वो आते जाएं। मैं एक एक करके सबका नाम पुकारता जा रहा हूं। नाम की कड़ी की चिंता नहीं करेंगे, मैं नाम पुकार दे रहा हूं, वो आकर के सम्मान लेते जाएं। राकेश मिश्रा, साधना न्यूज से। विजय सुमन, मस्तूरी, साधना न्यूज से। विनोद शर्मा, संवाददाता हैं विनोद शर्मा जी। महेंद्र बेहरा, महेंद्र बेहरा। प्रशांत डेनियल। सचिन अग्रवाल। सचिन यादव जी। कहाँ तक हो गया, मैं पढ़ूं? डेनियल यहाँ से। जगदीश सिंह ठाकुर जी। कबीरदास मानिकपुरी जी। सचिन यादव जी। थोड़ी आप सभी की तालियां बजती रहें। कबीरदास मानिकपुरी जी। सचिन यादव जी। नम्रता नामदेव। नम्रता नामदेव। विनोद राय सागर जी। नीरज शुक्ला जी। नीरज शुक्ला। श्री विवेक राय जी। सहदेव सिदार जी। थोड़ा जल्दी करेंगे। सहदेव सिदार जी के बाद रवि शंकर तंबोली जी। भानु भाई। नितेश पांडे जी। श्री प्रताप बेहरा जी। श्री सुनील बेहरा जी। श्री रेणु जायसवाल जी। अनुज श्रीवास्तव जी। अनुज श्रीवास्तव जी। रितेश पटेल जी। जल्दी स्टेज खाली करो रेनू, जल्दी दो ना दो। अरे अनुज श्रीवास्तव जी के बाद महेंद्र सिंह, रितेश पटेल जी।
सुनो ना, कह रहा हूँ यहाँ ये लिस्ट खत्म हो गई भैया, ये लिस्ट तुम जाओ ना, मैं चले जाऊँगा, ये लिस्ट यहाँ तक खत्म हो गई है। 2 लोग हैं ना, भानु का तो हो गया। हाँ शायद ये 2 लिस्ट यहाँ तक। मुकेश का बोलते मुकेश। मुकेश जी, अरे मेरा यही कुर्सी में रखा स्वराज को दिया नहीं हुआ ही ना। अनु श्रीवास्तव जी, बस ये लिस्ट क्लोज है। और कोई बचा? कौन नहीं बोल बोलो। शेखर जायसवाल जी, जी